हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं रीना आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंट्रल एकेडमी में स्वागत करती हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कल मैं आप लोगों के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आई थी, जो कि डेट 3 तारीख का ऑनलाइन वाला एग्ज़ाम जो 2023 में हुआ था उसका पेपर था। 3 तारीख वाला फुल पेपर लेकर आई थी मैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं पूरा पेपर नहीं करवा पाई थी। आई थिंक 15 क्वेश्चन रह गया था, तो वही वाला जो बचा हुआ 15 क्वेश्चन है वही वाला क्वेश्चन हम आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, ए नंबर में है, रसोई में छत। आई थिंक इसमें दिया हुआ है, नीचे दी गई दो स्थितियां हैं ए और बी। ठीक है, उस पर विचार करना है और उसमें से बताना है कौन सा वाला सही है। ठीक है, ए नंबर में है जैसे एग्जस्ट फैन इज फिटेड ऑन द वॉल नियर द किलिंग इन द किचन। ठीक है, बी नंबर में दिया है एग्जस्ट फैन इज फिटेड नेक्स्ट टू विंडो ऑफ द किचन। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि जो दो स्थितियां हैं इन पर विचार करना है। ठीक है, तो जिससे कि इसमें ए नंबर में दिया गया है रसोई में छत के निकट दीवार पर निवारक पंखा लगा हुआ है, एंड बी नंबर में है निवारक पंखा रसोई की खिड़की के साथ लगा हुआ है। रसोई से ऊष्मा को निकालने में दोनों परिस्थितियों में कौन कौन सा अधिक प्रभावी होगा। ठीक है, ए प्रभावी होगा अधिक कि बी अधिक प्रभावी होगा कि दोनों प्रभावी होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं जो छत के निकट निवारक पंखा लगा हुआ है, जैसे कि आप जानते होंगे कि जो एसी वाला, जैसे आई थिंक जैसे कमरे में एसी लगा हुआ होता है तो एसी का जो फैन होता है वेंटिलेशन बनाने वाला, तो वो अधिकतर छत पे ही लगाया जाता है। ठीक है, तो मतलब ऊष्मा को निकालता रहता है, तो ये वाला ज़्यादा इफेक्टिव रहता है आई थिंक जो छत की दीवार पे लगता है। ठीक है, लेकिन जो खिड़की पे लगाया जाता है तो ये ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है। इस कारण से यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए अधिक प्रभावी होगा, बी नंबर में है बी अधिक प्रभावी होगा, सी नंबर में है ए और बी बराबर प्रभावी होंगे, डी नंबर में है यह वायु की दिशा पर निर्भर करेगा। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है कि यह एयर की डायरेक्शन पर प्रभावी होगा, आई थिंक डिपेंड रहेगा। ठीक है, तो इस कारण यहाँ पे ए नंबर ही सही रहेगा। ठीक है, दूसरा नंबर नहीं सही रहेगा। अगला देखेंगे, एक सरल लोलक आई थिंक इन ए सैंपल पेंडुलम द डिस्टेंस, ये वाला 17 नंबर क्वेश्चन है, ये 17 नंबर है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, इन ए सैंपल पेंडुलम द डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन इज डी, टाइम टेकन बाई बॉब इन मूव डिस्टेंस d/4 इज t1 सेकेंड। ठीक है, एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, मतलब एक सरल लोलक में मध्य स्थिति और चरम स्थिति के बीच की दूरी d है। ठीक है, दूरी जो है वो d है, एंड क्या कहते हैं, दूरी d/4 तय करने में गोलक t1 सेकेंड लेता है। समय कितना ले रहा है, d/4 आई थिंक डिस्टेंस तय करने में टाइम ले रहा है t1 सेकेंड। ठीक है, जो कि लोलक की समयावधि क्या होगा। ठीक है, तो लोलक की समयावधि क्या होगा इसमें से, तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, जो इसमें मध्य स्थिति है एंड जो चर स्थिति के बीच की दूरी है जो वो d है। ठीक है, तो d है, तो यहाँ पे हो जाएगा d/4 दूरी हो गया लोलक का, एंड जो समय लग रहा है वो t सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, आई थिंक इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे कि ये t1 हो गया, ये t1 है। ठीक है, एंड d/4 हो गया। ठीक है, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या कहते हैं, ये t1 है, ये /4 है। ठीक है, तो यहाँ पर 4t1, ठीक है, तो यहाँ पर 4t1 d हो जाएगा। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर समय, तो यहाँ पर d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर, आप लोग समझ लीजिएगा, d बराबर हो जाएगा 4/t1। ठीक है, तो यहाँ पे यही समय हो जाएगा, मतलब कितना होगा डिस्टेंस, समय ही तो पूछ रहा है। आई थिंक समय अवधि क्या होगा, तो यहाँ पे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पे t1 बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4t1 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4t1 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 दिया गया है, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इतना ही आएगा, 4t1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स फॉर द, आई थिंक ग्रुप्स है, क्या है, ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, मतलब कि स्टूडेंट का एंड टाइम एंड डिस्टेंस का कोई ग्राफ है, एंड डाटा गिवन इन टेबल। आई थिंक यहाँ पे जो डाटा है ग्राफ का ये नीचे दिया हुआ है,
जो कि दूरी इतना है एंड समय इतना है, आई थिंक डिस्टेंस इतना है, टाइम इतना है, ठीक है। तो आगे क्या है इसमें, विद्यार्थियों को सारणी ए एंड बी में दिए गए आंकड़ों से दूरी समय आलेख खींचने के लिए कहा गया। तो इसमें ए नंबर में है बी से ए की ढलान अधिक होगा, बी में है ए से बी की ढलान अधिक होगा, सी में है ए और बी में ढलान बराबर समय होगा, डी में है दी गई सूचना से निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। तो इसमें कौन सा वाला सही होगा, ठीक है। तो आई थिंक इसमें जो समय दिया गया है वो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यून कोण पर स्थित होगा, इस कारण से यहाँ पे कौन सा वाला सही हो जाएगा, इसमें क्या कहेंगे, सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बी ए और बी में ढलान बराबर समय में होगा। अगला देखेंगे, किसी उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के आमाप को क्या होगा यदि बिंब को वक्रता केंद्र से परे रखा जाए और लेंस की मोटाई को घटा दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो आई थिंक अगर आप कोई उत्तल लेंस लेंगे एंड उसके प्रतिबिंब को उसके प्रतिबिंब का आमाप को क्या होगा इसे पूछा है, जब बिंब को वक्रता केंद्र से परे रखा जाए और लेंस की मोटाई को घटा दिया जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। बी में है साइज ऑफ द इमेज विल डिक्रीज, प्रतिबिंब का आमाप घट जाएगा। सी में है साइज ऑफ इमेज विल इंक्रीज, प्रतिबिंब का आमाप बढ़ जाएगा। डी में है नो इमेज विल टू फॉर्म्ड, ठीक है, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप मोटाई को घटा देंगे एंड वक्रता केंद्र से परे रखा जाएगा अगर, तो यहाँ पे उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर मोटाई को घटाएंगे आप लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे लंबाई बढ़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लंबाई इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग साउंड एंड लाइट। ए में है वाइब्रेशंस आर नेसेसरी फॉर द प्रोड्यूसिंग साउंड, बी में है साउंड ट्रेवल्स और देन लाइट, ठीक है। सी में है बोथ लाइट एंड साउंड रिक्वायर ए मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। ध्वनि एवं प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, मतलब जो इस इतना ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा वाला सही है, ये चीज पूछा है इसमें, ठीक है। तो पहले ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में क्या है, आई थिंक ये कूट वाला है कि इसमें कौन सा सही है। आई थिंक एक बार हिंदी वाला देखेंगे। ए में है ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है, बी में है ध्वनि प्रकाश से ध्वनि धीमे चलती है, सी में है प्रकाश और ध्वनि दोनों को संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि जो ध्वनि होती है, ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक है, ये बात सही है, ठीक है, क्योंकि ध्वनि को उत्पन्न करने के लिए कंपन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और सी में जो कहा गया है प्रकाश को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये बात लेकिन जब ध्वनि को संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, यहाँ पे लिखा गया है कि दोनों को संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, लेकिन ध्वनि को संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है एंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रकाश होता है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा, जो प्रकाश होता है वह ध्वनि जो होती हैं ये दोनों सरल रेखा में चलती हैं, ठीक है, सरल रेखा में चलती हैं। और प्रकाश की चाल और ध्वनि की जो चाल से जो प्रकाश की चाल होती है वो ध्वनि की चाल से अधिक होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें कहा गया प्रकाश से ध्वनि धीमे चलती है, ठीक है। तो प्रकाश से ध्वनि धीमे चलती है, तो लेकिन जो प्रकाश की चाल होती है वो ध्वनि की चाल से अधिक चलती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, डी नंबर सही हो जाएगा, केवल डी नंबर, ठीक है, केवल ए नंबर सही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कहा है कि ध्वनि दोनों संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। हाँ, ये बात सही है, दोनों को संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जबकि ध्वनि के संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ये बात भी सही है, ठीक है। लेकिन जो प्रकाश होता है, आई थिंक जो प्रकाश होता है इसको इसके संचरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जो ध्वनि होता है, आई थिंक यहाँ पे मैंने देखा नहीं, यहाँ पे दोनों दिया गया है, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, ये बात सही है, लेकिन प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों, इस कारण से यहाँ पे सी नंबर भी गलत रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों कहा है, प्रकाश और ध्वनि दोनों कहा है, ठीक है। और प्रकाश से ध्वनि धीमे चलती है, ये बात नहीं सही है
एंड ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन आवश्यक होता है। यहाँ पे ए नंबर ही सही है, ठीक है। डी में ए नंबर दिया गया है, इस कारण यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, अगला है टू ब्लॉक्स ऑफ द आयरन ऑफ masses M1 and M2 are laying on a cemented floor, ठीक है। इफ M1 and M2 देन ए सीमेंटेड फर्श पर M1 और M2 द्रव्यमानों के लोहे के दो टुकड़े रखे हैं। यदि M2 से M1 बड़ा है तो ए में है M2 से M1 पर घर्षण बल अधिक लग रहा है। बी में है M2 से M1 पर घर्षण बल कम लग रहा है। सी में है M1 से M2 दोनों पर बराबर घर्षण बल लग रहा है। डी में है M1 से M2 पर कार्य करता घर्षण बल शून्य है। तो यहाँ पे घर्षण बल कह रहा है कि शून्य है, तो आई थिंक यहाँ पे M2 से M1 पर घर्षण बल अधिक लग रहा है, तो यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। यहाँ पे ए नंबर होगा, ठीक है, क्योंकि एक सीमेंटेड फर्श है। M1 और M2 द्रव्यमान के लोहे के दो टुकड़े रखे हैं। M2 से M1 बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि M2 जो है वो M1 से बड़ा है, M2 से M1 बड़ा है, ठीक है। तो M2 से M1 पर घर्षण बल अधिक लगेगा, ठीक है, क्योंकि M1 बड़ा है तो इस कारण से M1 पर घर्षण बल अधिक लगेगा, तो इस कारण से यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, किसी प्लास्टिक की बोतल के मुख पर एक गुब्बारा रखा गया। बोतल गर्म जल में रखी गई, चरण ए, और फिर ठंडे जल में रखी गई, चरण बी। आई थिंक पहले इसको गर्म जल में रखा गया, उसके बाद में ठंडे जल में रखा गया, ठीक है। तो गुब्बारे का क्या होगा, तो इसमें गुब्बारा क्या होगा, आई थिंक इसमें ए नंबर में दिया गया है कि पिचक जाएगा। आई थिंक ए वाले में मतलब गर्म जल में जब रखा जाएगा तो पिचक जाएगा, एंड जब ठंडे जल में रखा जाएगा तो फूल जाएगा। बी नंबर में है ए में पिचक जाएगा एंड बी में भी पिचक जाएगा, दोनों में पिचक जाएगा। सी नंबर में है फूल जाएगा। आई थिंक इसमें पिचक जाएगा। डी नंबर में है फूल जाएगा एंड फूल जाएगा। आई थिंक बोथ में फूल जाएगा, हाँ फूल जाएगा। तो यहाँ इसमें कौन सा सही होगा, तो इसमें सही हो जाएगा जब, आई थिंक आप लोग एक आध बार प्रयास कीजिएगा। आई थिंक क्या कहते हैं, इसमें हो जाएगा जब हम सबसे पहले गर्म जल में रखेंगे तो गुब्बारा फूल जाएगा, ठीक है। आप लोग प्रयास कीजिएगा, आई थिंक आप लोग करिएगा इसको देख करके, ठीक है। तो इसमें जब हम गर्म जल में रखेंगे तो गुब्बारा जो होगा ना वो फूल जाएगा, एंड जब बोतल को ठंडे जल में रखेंगे ना तो गुब्बारा पिचक जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको करके देखिएगा गुब्बारे को, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे इस कारण से यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। ए में आई थिंक जब गर्म जल में रखा जाएगा तो फूल जाएगा, एंड जब बी में आई थिंक ठंडे जल में रखा जाएगा तो पिचक जाएगा, तो यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है फ्यूज की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। फ्यूज की पतला तार होना चाहिए, निम्न प्रतिरोधकता होनी चाहिए, निम्न गलनांक। बी में है मोटा तार, निम्न प्रतिरोधकता उच्च गलनांक। सी में है पतला तार उच्च प्रतिरोधकता निम्न गलनांक। डी में है मोटा तार उच्च प्रतिरोधकता निम्न गलनांक। तो इसमें आई थिंक फ्यूज तार के लिए क्या होना चाहिए, क्या क्या गुण उसके अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, आप लोगों को अगर पता होगा, जैसे फ्यूज तार हमें अगर बनाना है, आई थिंक जो फ्यूज तार होता है उसके लिए तांबा हो गया, टिन हो गया, शीशा हो गया, इससे निर्मित तार होना चाहिए, इससे बना हुआ तार होना चाहिए। कौन कौन सा, तांबा हो गया, टिन हो गया एंड शीशा हो गया, इसका बना तार होना चाहिए, ठीक है। एंड क्या कहते हैं, जो तार होता है वो पतला होना चाहिए, उच्च प्रतिरोधकता का होना चाहिए, निम्न गलनांक का होना चाहिए, ठीक है। उच्च प्रतिरोधक क्षमता का होना चाहिए और पतला तार होना चाहिए, और गलनांक कितना होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए। तो यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा तार के बारे में कि फ्यूज का तार कैसा होना चाहिए, उच्च प्रतिरोधक क्षमता का होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए, पतला तार होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। अब क्या कहते हैं, कंटेंट वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। आई थिंक 5-6 क्वेश्चन था, उसको मैंने करा दिया। अब ये 10 क्वेश्चन है पेडागोजी के हैं, ठीक है।
तो आप लोगों को पता होगा कि जो सेकंड पेपर होता है उसमें 20 नंबर के कंटेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं और 10 नंबर के पेडागोजी से आते हैं, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें 15 नंबर के क्वेश्चंस कंटेंट के होते हैं और 15 ही नंबर क्वेश्चंस के आई थिंक पेडागोजी के होते हैं, ठीक है। लेकिन सेकेंड पेपर में साइंस और मैथ्स में क्या कहते हैं 10-10 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पेडागोजी का है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को पता चल गया होगा कि साइंस का पेपर किस तरह से आता है, कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चंस रहता है। बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चंस रहता है। ऑनलाइन वाले में बहुत बड़ा क्वेश्चन दे देते थे, ठीक है। लेकिन जब अब ऑफलाइन हो गया है तो इसमें थोड़ा शॉर्ट करके देते हैं, ठीक है। लेकिन मॉडल यही रहता है पेपर का, इससे लेवल का ही बनाते हैं, कम नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये ऑनलाइन वाला ही पेपर है, एक बार और बता दे रही हूँ मैं आप लोगों को। इसमें पेडागोजी में का पहला क्वेश्चन है, इसमें एक शिक्षिका ने कक्षा में भली प्रकार से संचारण के संप्रत्यय पर चर्चा की। उसने फिर विद्यार्थियों को इस विषय पर प्रयोगशाला में कार्य करने में सम्मिलित किया। विद्यार्थियों ने यह जांचने के लिए कि लोहे की वस्तुओं के आर्द्र वायु से संपर्क में आने पर उन पर जंग लग जाता है। समूहों में कार्य किया। उपरोक्त उल्लेखित प्रयोगशाला के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। तो इसमें से कहा है क्या सत्य नहीं है। ए में है इसे निगमनात्मक प्रयोगशाला कार्य के रूप में चित्रित किया गया। बी नंबर में है उनमें क्या कहते हैं विद्यार्थियों को कुछ विचार तो है कि उनसे क्या ज्ञात करने की अपेक्षा है। सी नंबर में है क्या कहते हैं 5 या कक्षा में चर्चा किए गए संप्रत्ययों को सुदृढ़ करने में सहायक है। डी नंबर में है यह विद्यार्थियों को एक सामान्यीकरण तक पहुंचने में अवलोकनों के उपयोग की अनुमति देता है। तो इसमें कौन सा वाला सही होगा। आई थिंक यहाँ पे ए नंबर सही होना चाहिए, क्योंकि इसे निगमनात्मक प्रयोगशाला कार्य के रूप में चित्रित किया गया है, ठीक है। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन फिर से देखिएगा, इसमें क्या क्या पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं ए नंबर ऑप्शन ही सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर मतलब कि इसमें क्या सही है, ठीक है। तो इसमें पहला है ए नंबर में वैज्ञानिक सिद्धांत प्राकृतिक परिघटनाओं की एक यहाँ पे लिखा गया है एक व्यवस्थित व्याख्या देते हैं। परिघटनाओं की एक व्यवस्थित व्याख्या देते हैं, ठीक है। एंड बी नंबर में है वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझने के लिए हमारी कल्पना पर बहुत अधिक जोर पड़ता है। सी नंबर में है वैज्ञानिक सिद्धांतों को नई परिघटनाओं का पूर्वानुमान लगाना चाहिए, उनकी पुष्टि प्रयोग द्वारा हो सके, ठीक है। डी नंबर में है वैज्ञानिक सिद्धांत सर्वदा अनंतिम है। तो इसमें कौन सा वाला सही है, ठीक है। तो आई थिंक इसमें से वैज्ञानिक सिद्धांत प्राकृतिक परिघटनाओं की व्यवस्थित व्याख्या देते हैं, ये बात भी सही है, ठीक है। एंड बी नंबर में देखा जाए अगर वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझने के लिए हमारी कल्पना पर बहुत अधिक जोर पड़ता है, तो ये बात भी है कि हम अगर वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझ रहे हैं तो वहाँ पे दिमाग का तो यूज होता ही है। तो यहाँ पे कल्पना आई थिंक सोचते समझते हैं हम अपने आई थिंक इमेजिन करते हैं, इमेजिन के द्वारा सोचते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर भी सही है। एंड सी नंबर में है वैज्ञानिक सिद्धांतों को नई परिघटनाओं का पूर्वानुमान लगाना चाहिए, उनकी पुष्टि प्रयोग द्वारा हो सके। हाँ, तो यहाँ पे पूर्वानुमान भी लगाया जाता है, ये बात भी सही है। वैज्ञानिक सिद्धांत सर्वदा अनंतिम है, तो हाँ ये बात भी सही है। तो आई थिंक यहाँ पे क्या कहते हैं चारों ऑप्शन ही सही है। तो चारों ऑप्शन किस में है, सी नंबर में है। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक अपसारी प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें ए नंबर में है समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड आग को कैसे नियंत्रित कर पाती है। बी नंबर में है घर्षण एक मित्र है या शत्रु है। एंड सी नंबर में है द्रव में तैरती वस्तुओं की विशिष्ट आकृति क्यों होनी चाहिए। डी नंबर में है क्या होगा यदि हम पेड़ काटते चले जाएं। अगर हम क्या कहते हैं तो यहाँ पे अगर आप लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं अपसारी प्रश्न एंड अभिसारी प्रश्न। अभिसारी प्रश्न वह होता है जिसका केवल एक उत्तर हो, आई थिंक केवल एक ही आंसर हो, ठीक है। एंड जो अपसारी प्रश्न होते हैं उसके कई आंसर हो, ठीक है। यहाँ पे कई आंसर हो सके उसके, ठीक है।
तो यहाँ पे अब सारे प्रश्न में क्या होगा, समझाइए कि कार्बन डाइऑक्साइड आग को कैसे नियंत्रित कर पाती है। तो यहाँ पे बच्चा जो है एक ही बार में बता देगा, हाँ इसी कारण नियंत्रित कर पाते हैं। घर्षण एक मित्र है या शत्रु है, तो इसको भी एक वर्ड में बता देगा, हाँ मित्र है या शत्रु है। एंड इसी नंबर में पूछा है द्रव में तैरती वस्तुओं की विशिष्ट आकृति क्यों होनी चाहिए, तो ये भी फट से बता देगा बच्चा। बट लेकिन यहाँ पे डी नंबर में जैसे लिखा गया है, क्या होगा यदि हम पेड़ काटते चले जाएंगे, तो यहाँ पे जितने बच्चे रहेंगे थोड़ी देर दिमाग में सोचेंगे, हाँ क्या होगा कि पेड़ अगर हम काट देंगे तो क्या होगा, क्या होगा काटते चले जाएंगे पेड़। तो कुछ बच्चा बताएगा कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, कुछ बच्चे होंगे कि जानवर क्या खाएंगे। आई थिंक मतलब बहुत तरह के आंसर देंगे बच्चे, ठीक है। कई प्रकार के आंसर देंगे बच्चे, जितने बच्चे रहेंगे हर तरह से आंसर देंगे, मतलब एक से अधिक आंसर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब सारी प्रश्न हो जाएगा डी नंबर में, ठीक है। तो जहाँ एक से अधिक प्रश्न के उत्तर हों तो वहाँ पे अब सारी प्रश्न होता है। ये सारे अभिसारी प्रश्न के है वो आंसर, ठीक है। ए नंबर भी, बी सी तीनों। अगला क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसमें है लिखा, आई थिंक इसमें उदाहरण पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि एक कमरे को ठंडा करना चाहते हैं, ऊष्मागतिकी हमें बताती है कि हमें ऐसा करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च व्यय करने की आवश्यकता है। इस अतिरिक्त ऊर्जा की विद्युत धारा आपूर्ति की जाती है, जो कमरे को ठंडा करने में एयर कंडीशनर को सक्षम बनाती है। ऊष्मागतिकी पदार्थ के विभिन्न प्रावस्थाओं की संवेदता को भी नियंत्रित करती है। प्रकाश संश्लेषण जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया में कितनी ऊष्मा उत्सर्जित या आवेशित होगी, इसके अनुमान में भी ऊष्मागतिकी के अनुप्रयोग की आवश्यकता है। उपरोक्त उदाहरण में निम्नलिखित में से विज्ञान के किन विचारों का स्पष्टीकरण किया गया है। तो यहाँ पे किस विचारों का स्पष्टीकरण किया गया है, ए नंबर में है, साइंस इज इन ए इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ द लर्निंग। विज्ञान अधिगम का अंतः विषय परक क्षेत्र है। बी नंबर में है, साइंस इज ए सोशियो कल्चरल इंडिवियर। विज्ञान सामाजिक सांस्कृतिक उद्यम है। सी नंबर में है, विज्ञान प्रकृति में अनंतिम है। डी नंबर में है, विज्ञान अपने अभ्यासकर्ताओं से दृढ़ता अपेक्षित करता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आई थिंक इसमें है कि विज्ञान अधिगम का अंतः विषय परक क्षेत्र है, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है। तो यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया को प्रस्तावित करते हुए शिक्षक को निम्नलिखित प्रश्न पूछे। कौन से प्रश्न पूछे, क्या होगा यदि तुम लोहे की एक कील को कुछ दिनों के लिए एक खुले आर्द्र क्षेत्र में रख दोगे। बी नंबर में पूछा है, क्या होगा यदि तुम कागज और लकड़ी जलाते हो, शिक्षक के मानस में क्या उद्देश्य है। ए नंबर में विद्यार्थियों को अधिगम की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, ये चीज के लिए यह क्वेश्चन कर रहा है। बी नंबर में है, वैज्ञानिक संप्रत्ययों को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। सी नंबर में है, विद्यार्थियों को यदि कोई वैकल्पिक अवधारणाएं हैं तो उन्हें जानना। डी नंबर में है, विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रक्रम को समझने में सक्षम बनाना। तो इसमें किस कारण यह क्वेश्चन से पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, आई थिंक इसमें है, विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रक्रम को समझने में सक्षम बनाना। तो हमें सक्षम नहीं बनाना है एकदम से, तो डी नंबर नहीं सही है। विद्यार्थियों की यदि कोई वैकल्पिक अवधारणा है तो उन्हें जानना है, ये बात सही है। विद्यार्थियों के भी को कोई वैकल्पिक अवधारणाएं जानना है, तो इसके लिए ये क्वेश्चन करना, हाँ ये बात सही है। वैज्ञानिक संप्रत्ययों को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, तो ये बात भी सही है। एंड ए नंबर में जैसे कि कहा गया है कि प्रक्रिया में विद्यार्थियों को अधिगम की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, तो ये बात भी सही है। आई थिंक इसमें 3 ऑप्शन सही है, ए नंबर भी, बी नंबर भी, सी नंबर भी। लेकिन डी नंबर सक्षम बनाना, हमें तैयार करना है, ये बात गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वाला सही होगा, यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे यशोन में दिया गया है, विवादित वैज्ञानिक विषयों पर परिचर्चा होना चाहिए, करना तर्क वितर्क और अधिगम को प्रोत्साहित करता है। यश2 में है, तर्क वितर्क विज्ञान में व्याख्याओं, प्रतिरूपों और सिद्धांतों के निर्माण में सहायता करता है, जिसमें अधिगम को प्रोत्साहन मिलता है। तो इसमें क्या कहते हैं, कूट वाला है। आई थिंक यश1 यश2 दोनों सही है कि केवल यश1 सही है। इसमें इस तरह से पूछा है, तो आगे देखेंगे किस टाइप का है। इसमें है, यश1 और यश2 दोनों सत्य हैं, किंतु यश1 की यश2 सही व्याख्या नहीं करता है।
ये चीज़ पूछा है, तो इसमें क्या होना चाहिए? आई थिंक इसमें क्या कहते हैं, कथन और कारण तो दोनों सही लग रहा है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, ग्रहों पर परिचर्चा करते हुए एक शिक्षिका ने पूछा, क्या होगा यदि आकाश में चंद्रमा न हो? विद्यार्थियों के उत्तरों पर चर्चा करने के बाद शिक्षक ने विद्यार्थियों को प्रश्न से संबंधित और अधिक जानकारी एकत्र करने और समूह प्रयोजन कार्य द्वारा अपने उत्तरों को प्रमाणित करने के लिए कहा। उपरोक्त कार्य के क्या उद्देश्य हो सकते हैं? ए नंबर में है विद्यार्थियों को यह अभिव्यक्त करना कि उनके विचार महत्व रखते हैं। एंड अगला है, विद्यार्थियों को यह अभिव्यक्त करना कि उनके विचार महत्व रखते हैं। एंड बी नंबर में है बहु दृष्टिकोण की सराहना करने के लिए विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करना। अगला है, विज्ञान की अनंतिम के महत्व को अनियमितता को महत्व को विद्यार्थियों को समझाना। डी नंबर में है विद्यार्थियों को प्रश्न बनाने और विभिन्न पाठ्य सामग्री को खंगालने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो इसमें किस कारण यह क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आई थिंक इसमें विद्यार्थियों को प्रश्न बनाने और विभिन्न पाठ्य सामग्री को खंगालने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बात सही है। ये बात सही है। एंड सी नंबर में जैसे कि पूछा है कि विज्ञान की अनंतिमता को महत्व को विद्यार्थियों को समझाना, मतलब एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटेलिजेंस साइंस टू स्टूडेंट, ये चीज़ समझाना, तो ये बात गलत है। ठीक है, एंड जो ए नंबर में कहा है कि विद्यार्थियों को यह व्यक्त करना कि उनके विचार महत्व रखते हैं, तो हाँ ये बात सही है। तो यहाँ पे ए बी एंड डी ये चीज़ सही हो गया, लेकिन सी नंबर सही नहीं है। अनंतिमता के महत्व को विद्यार्थियों को समझाना, ये बात सही नहीं है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा कौन सा वाला? सी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, नीचे लिखे गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें ए नंबर में है एल्यूमिनियम विद्युत का सुचालक है। बी नंबर है सदृश आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एंड अदृश्य आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाला सही है? आई थिंक इसमें अवलोकन एंड निष्कर्ष की बात कहा है। एल्यूमिनियम विद्युत का सुचालक है, ये क्या है? निष्कर्ष है कि अवलोकन है, क्या है इसमें पूछा है? ठीक है, तो आई थिंक एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक है। ये एकदम पूरा से वो जांच पड़ताल करके निष्कर्ष निकाल चुका है कि हाँ एल्युमिनियम जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, तो ये निष्कर्ष हो गया एक तरीके से। एंड बी नंबर हो गया, जैसे कि सदृश आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एंड अदृश्य आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हाँ ये भी वो भी आई थिंक प्रैक्टिस करके देख चुका है, तो यहाँ पे भी निष्कर्ष होना चाहिए। तो आई थिंक यहाँ पे बोथ दोनों ही निष्कर्ष हैं। ठीक है, तो यहाँ पे निष्कर्ष, हाँ यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा क्योंकि दोनों ही निष्कर्ष हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, एनसीईआरटी के विज्ञान की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए। बच्चों ने प्रो अहमद और माधव जी के साथ जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया कि जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र जैव विविधताओं के संरक्षण के लिए बने हैं। अहमद ने समझाया कि आवास को नष्ट करना जनसंख्या में वृद्धि और नई प्रजातियों का स्थानिक प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, एंड निम्नलिखित में विज्ञान शिक्षा के किस उद्देश्य पर उपरोक्त उदाहरण विशेष बल दे रहा है? कौन सा उपरोक्त बल दे रहा है? जैसे कि ए नंबर में है विज्ञान समाज एवं तकनीकी के अंतरापृष्ठ पर विषयों को समझना। बी नंबर में है वैज्ञानिक ज्ञान की उत्पत्ति के प्रक्रमों को समझना। सी नंबर में है पर्यावरण संबंधी मुद्दों को उठाना। तो इसमें कौन सा वाला सही हो जाएगा? आई थिंक ये भी कूट में दिया गया है, विज्ञान एवं तकनीकी में सौंदर्यपरक संवेदना और क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना, ये दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आई थिंक जैसे कि इसमें हो गया पर्यावरण संबंधी मुद्दों को उठाना, ये बात सही है, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को उठाना। एंड जैसे कि इसमें कहा गया है वैज्ञानिक ज्ञान की उत्पत्ति के पराक्रमों को समझना, ये बात नहीं सही है। एंड ए नंबर में जैसे कि कहा है कि विज्ञान समाज एवं तकनीकी के अंतर पृष्ठ पर विषयों को समझना है, तो ये बात भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ए एंड सी सही है। ठीक है,
तो यहाँ पे ए एंड सी सही है। आई थिंक यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित उदाहरण को पढ़िए। हमारे लिए परावर्तन और अपवर्तन प्राचीन परिघटनाएं हैं। नवजागरण के दौरान प्रकाश की प्रकृति के विषय पर चर्चा इन्हीं दो परिघटनाओं पर केंद्रित थी। 17वीं शताब्दी में हाइजन ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश तरंगों से बना है। तत्पश्चात न्यूटन ने प्रस्तावित किया कि प्रकाश कणों या कणिकाओं से बना है। निम्नलिखित में से विज्ञान की प्रकृति में कौन से पहलुओं को उपरोक्त उदाहरण समझा रहा है? जैसे कि इसमें ए नंबर में कहा है विज्ञान समाज और सांस्कृतिक में प्रतिस्थापित है। बी नंबर में कहा है वैज्ञानिक की सृजनशीलता और कल्पना से विज्ञान की प्रगति होती है। एंड ऑप्शन देखेंगे, विज्ञान प्रकृति से अनंतिम है। विज्ञान की प्रगति एवं निश्चित वैज्ञानिक विधि के आधार पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आई थिंक इसमें विज्ञान प्रकृति से अनंतिम है, ये बात तो सही है। एंड डी नंबर में जैसे कि दिया गया है कि विज्ञान की प्रगति एक निश्चित वैज्ञानिक विधि के आधार पर होती है। एक निश्चित विधि होती है, हाँ ये बात भी सही है कि निश्चित विधि होती है। ठीक है, एंड इसमें जैसे कि कहा है विज्ञान समाज और संस्कृति में प्रतिस्थापित है। वैज्ञानिक की सृजना और कल्पना से विज्ञान की प्रगति होती है। कल्पना से विज्ञान की प्रगति नहीं होता है, प्रयोग से प्रगति होती है। ठीक है, तो ये बात सही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सी एंड डी सही होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, क्योंकि जो न्यूटन थे ना, न्यूटन के मत में जो आई थिंक न्यूटन जो थे वो प्रकाश के कणों से बना हुआ मानना ये दर्शाते थे। ठीक है, कि जो तरंगे होती हैं वो क्या कहते हैं, प्रकाश के कणों से बना हुआ है, ये मानते थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई थिंक पूरा टोटल कंप्लीट हो गया ये वाला पेपर, 3 तारीख वाला। इसी टाइप के क्वेश्चन आते थे ऑनलाइन में। ठीक है, बहुत लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन रहता था, लेकिन अब थोड़ा छोटा कर दिया गया है। इसी टाइप के क्वेश्चन आते थे, आप लोग देखिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप लोग अगर अच्छा लगे वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो लेकर आऊँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी मैं लेकर आऊँ, आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, धन्यवाद।